नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और रहस्यमयी है। और सबसे खास बात यह है कि ये कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। उसने मुझसे कहा था कि इस कहानी को सुनाते वक्त मैं कोई भी बात छुपाऊं नहीं, क्योंकि जो उसके साथ हुआ था वो आज तक उसे चैन से सोने नहीं देता। इस कहानी का मुख्य किरदार है रोहित, जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहता था। वो एक कॉलेज स्टूडेंट था और अपने दोस्तों के साथ नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना उसे बहुत पसंद था। रोहित स्वभाव से निडर था और उसे डरावनी जगहों पर जाना एक एडवेंचर लगता था। उसके साथ उसके 4 दोस्त थे। अंकित, जो हर बात में मजाक ढूंढ लेता था। सुमित, जो थोड़ा डरपोक था लेकिन दोस्तों के साथ होने की वजह से हर जगह चला जाता था। राहुल, जो शांत रहता था और हर चीज को ध्यान से देखता था। और दीपक, जो सबसे ज्यादा जिद्दी और डेयरिंग था। ये पांचों दोस्त अक्सर साथ बैठकर नई नई जगहों के बारे में बातें करते थे। और एक दिन उनकी बातों में एक ऐसी जगह का जिक्र हुआ जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। शहर के बाहर एक पुराना बंद पड़ा अस्पताल, जिसे लोग भूतिया अस्पताल कहते थे। कहते हैं कि यह अस्पताल कई साल पहले अचानक बंद हो गया था और उसके पीछे की असली वजह आज तक कोई नहीं जान पाया। कुछ लोगों का कहना था कि वहां एक डॉक्टर मरीजों पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स करता था, तो कुछ का मानना था कि एक ही रात में कई लोगों की रहस्यमयी मौत हो गई थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जो भी इंसान उस अस्पताल के अंदर गया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। किसी ने कहा कि वहां रात को किसी के रोने की आवाज आती है। किसी ने कहा कि सफेद कपड़ों में एक औरत गलियारों में घूमती है। और कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि वहां आज भी मरीजों की चीखें गूंजती हैं। पहले तो रोहित और उसके दोस्तों ने इन बातों को मजाक में लिया, लेकिन धीरे धीरे यही मजाक उनकी क्यूरियोसिटी में बदल गया। और क्यूरियोसिटी ने उन्हें एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जो उन्हें नहीं लेना चाहिए था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान लाल हो चुका था, वो पांचों दोस्त अपनी बाइक लेकर उस अस्पताल की तरफ निकल पड़े। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ जंगल और अजीब सी खामोशी थी, जैसे उस जगह के पास जाते ही दुनिया की सारी आवाजें खत्म हो गई हो। कुछ देर बाद वो उस अस्पताल के सामने खड़े थे। एक बड़ा टूटा फूटा बिल्डिंग जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं, दीवारों पर काई जमी थी और दरवाजा आधा खुला था, जैसे कोई उन्हें अंदर आने का इंतजार कर रहा हो। रोहित ने जैसे ही अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराया और उसी पल उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। लेकिन वहां कोई नहीं था, या शायद कोई था जो दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और ऊपर की मंजिल से किसी के जोर से चीखने की आवाज आई। एक ऐसी चीख जिसने पांचों दोस्तों के दिल दहला दिए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था और यहीं से शुरू होती है उनकी असली कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं इस डरावनी कहानी को। रोहित और उसके दोस्तों के सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, आगे बढ़ना। क्योंकि जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, वो दरवाजा पूरी ताकत लगाने के बावजूद नहीं खुला, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। सुमित की सांसें तेज हो चुकी थी, उसका गला सूख रहा था और उसने डरते हुए कहा, भाई मुझे सही नहीं लग रहा, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन दीपक, जो हमेशा से सबसे ज्यादा जिद्दी था, उसने धीरे से कहा, अब आए हैं तो देखे बिना नहीं जाएंगे। उसकी आवाज में हिम्मत थी, लेकिन आंखों में छुपा डर साफ दिख रहा था। रोहित चुप था, पर उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अंधेरे में खड़ा होकर उन्हें देख रहा हो, जैसे वो लोग इस अस्पताल में अकेले नहीं थे। अस्पताल के अंदर का माहौल अजीब था। दीवारों का रंग उखड़ा हुआ, जगह जगह काले पुराने धब्बे, छत से लटकते जाले और हर कदम पर चरर चरर करती फर्श, जो सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। हवा में एक बासीपन था,
जैसे सालों से यहाँ कोई आया ही ना हो, और फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कोई यहाँ से गुजरा हो। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते गए, बाहर की रोशनी गायब होती गई और अंधेरा गहराता गया। उनके मोबाइल की टॉर्च ही अब एकमात्र सहारा थी। तभी अचानक ठक की तेज आवाज गूंजी, जैसे कोई भारी चीज गिर गई हो, और पांचों दोस्त एकदम रुक गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी आगे बढ़ने की। अंकित ने धीमे से पूछा, तुम लोगों ने सुना? आग नहीं था, सिर्फ डर था। फिर वही आवाज दोबारा आई, इस बार और करीब से, घ घ, जैसे कोई चीज जमीन पर घसीटी जा रही हो। सुमित ने डर के मारे रोहित का हाथ पकड़ लिया, भाई चल यहां से। लेकिन दीपक ने उसे चुप रहने का इशारा किया और धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। वो आवाज एक कमरे के अंदर से आ रही थी। दरवाजा आधा खुला था और अंदर गहरा अंधेरा था। रोहित ने मोबाइल की रोशनी उस तरफ डाली। दीपक ने दरवाजा धक्का दिया। ची की आवाज के साथ वो खुला, जैसे बहुत सालों बाद उसे खोला गया हो। जैसे ही वो अंदर गए, एक ठंडी हवा का झोंका आया और सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। कमरे के बीचों बीच एक पुराना स्ट्रेचर पड़ा था। उसके पहिए जंग खा चुके थे और उस पर एक शरीर जैसा कुछ सफेद चादर से ढका हुआ पड़ा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो चादर हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे उसके अंदर कुछ सांस ले रहा हो। सुमित तुरंत पीछे हट गया। भाई, ये ठीक नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दीपक धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। रोहित ने दीवारों पर अजीब निशान देखे, खरोचे, खिसाव, जैसे किसी ने बार बार बाहर निकलने की कोशिश की हो। तभी टप टप की आवाज गूंजने लगी, जैसे कहीं से पानी गिर रहा हो, लेकिन कमरे में पानी था ही नहीं। दीपक अब स्ट्रेचर के बिल्कुल पास था। उसने कांपते हाथ से चादर को पकड़ा। बाकी चारों दोस्त पीछे खड़े सांस रोके उसे देख रहे थे। जैसे ही उसने चादर को थोड़ा सा उठाया, वो अपने आप तेजी से हिलने लगी। कमरा अचानक बहुत ठंडा हो गया। मोबाइल की रोशनी झिलमिलाने लगी और अगले ही पल दीपक ने पूरी चादर खींच दी। टीचर पर पड़ा शरीर अजीब तरह से बिगड़ा हुआ था। आंखें पूरी खुली हुई थीं और वो सीधा दीपक को देख रहा था। उसकी आंखों में एक डरावना खालीपन था, जैसे अंदर कुछ भी नहीं बचा हो, लेकिन फिर भी वो देख रहा था। तभी उसकी उंगलियां हल्की हल्की हिलने लगी। उसका सिर धीरे धीरे उठने लगा और अचानक उसने अपनी गर्दन घुमाकर सीधे रोहित की तरफ देखा और बहुत धीमी टूटी हुई आवाज में बोला, तुम यहां क्यों आए हो? उस आवाज में कुछ ऐसा था जो बिल्कुल इंसानी नहीं था, और उसी पल कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अब पांचों दोस्त उस कमरे के अंदर फंस चुके थे और वो चीज पूरी तरह जाग चुकी थी। अर्च बार बार बंद होने लगी और टिक टिक की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी, जैसे कहीं कोई घड़ी चल रही हो, लेकिन वहां कोई घड़ी नहीं थी। अचानक वो चीज स्ट्रेचर से नीचे उतर गई। धड़, उसके पैर जमीन पर पड़े, लेकिन उसकी आवाज बहुत भारी थी, जैसे वो इंसान नहीं बल्कि कुछ और हो। अब वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ फर्श चरर की आवाज कर रहा था, लेकिन उसकी चाल बहुत असामान्य थी, जैसे वो चल नहीं रही बल्कि खींची जा रही हो। सुमित अब पूरी तरह टूट चुका था। भाई, ये हमें मार देगा। वो रोने लगा, लेकिन तभी राहुल ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, चुप रह, आवाज मत कर। उसकी नजरें उस चीज पर टिकी थी, जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। तभी अचानक वो चीज रुक गई। उसने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। फिर उसने अपनी उंगली उठाकर दीवार की तरफ इशारा किया। सबकी नजरें धीरे धीरे उस दिशा में गई और जो उन्होंने देखा वो पहले वहां नहीं था। दीवार पर धूल और गंदगी के बीच खुद खुद शब्द उभर रहे थे।
जैसे कोई अदृश्य हाथ लिख रहा हो, यहां से कोई नहीं जाता। सुमित चीख पड़ा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी अचानक दीपक ने एक कदम आगे बढ़ाया। दीपक रुक, रोहित चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दीपक उस चीज के बिल्कुल सामने जा चुका था। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे और कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। इतनी खामोशी कि सबको अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। फिर अचानक उस चीज ने अपना हाथ उठाया और दीपक के कंधे पर रख दिया। जैसे ही उसका हाथ दीपक को छुआ, दीपक का पूरा शरीर एकदम सख्त हो गया। ऐन पूरी खुल गई और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। रोहित चिल्लाया, दीपक पीछे हट। लेकिन दीपक अब वहीं खड़ा था, बिल्कुल चुप, बिना हिले। और तभी उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और अपने दोस्तों की तरफ देखा। लेकिन वो दीपक नहीं था। उसकी आंखों में अब वही खालीपन था, वही ठंडापन, और उसी आवाज में जो उस चीज की थी। वो बोला, अब तुम में से एक हमारा हो चुका है। ये सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। रोहित समझ चुका था कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। और तभी कमरे की लाइट पूरी तरह बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में किसी के धीरे धीरे हंसने की आवाज गूंजने लगी। एक ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं थी। और अब दीपक भी वही हंसी हंस रहा था। कमरे में घना अंधेरा छा चुका था, इतना गहरा कि पांचों में से अब 4 बचे दोस्तों को अपने ही हाथ भी साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। सिर्फ उनकी तेज होती सांसों की आवाज और उस डरावनी हंसी की गूंज पूरे कमरे में फैल रही थी। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि अब उस हंसी में दीपक की आवाज भी शामिल हो चुकी थी। रोहित ने जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर टॉर्च ऑन करने की कोशिश की। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। बार बार बटन दबाने के बाद आखिरकार हल्की सी रोशनी जली और जैसे ही रोशनी फैली, सबकी नजरें एक साथ दीपक की तरफ गईं। दीपक अब भी वही खड़ा था, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। उसका शरीर अजीब तरीके से टेढ़ा खड़ा था, सिर हल्का सा झुका हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह खाली थीं, जैसे उसके अंदर अब कुछ भी इंसानी नहीं बचा हो। उसके होठों पर एक खामोश मुस्कान थी जो धीरे धीरे फैलती जा रही थी। अंकित ने डरते हुए कहा, दीपक भाई, ये मजाक बंद कर। लेकिन दीपक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाई और सीधा अंकित की तरफ देखने लगा। तभी अचानक ठक ठक की आवाज आने लगी, जैसे कोई दीवार के अंदर से दरवाजा खटखटा रहा हो। सब चौंक गए। राहुल ने धीमी आवाज में कहा, यह आवाज अंदर से आ रही है। और वो धीरे धीरे उस दीवार की तरफ बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। बाकी तीनों उसके पीछे पीछे चलने लगे, लेकिन रोहित बार बार पीछे मुड़कर दीपक को देख रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका दोस्त अब उनके साथ नहीं है। जैसे ही राहुल दीवार के पास पहुंचा, आवाज और तेज हो गई, थक थक थक, जैसे कोई अंदर फंसा हुआ बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा हो। राहुल ने हाथ बढ़ाकर दीवार को छुआ और उसी पल वहां एक दरार उभर आई, जैसे अंदर से किसी ने जोर लगाया हो। सुमित डर के मारे पीछे हट गया। भाई मत छू, कुछ ठीक नहीं है। लेकिन राहुल जैसे किसी खींचाव में था। उसने फिर से हाथ लगाया और अचानक दीवार का एक हिस्सा अंदर की तरफ धंस गया। घर्र की आवाज के साथ एक छुपा हुआ रास्ता खुल गया, जिसके पीछे एक अंधेरी सुरंग दिखाई दी। उस सुरंग से ठंडी हवा आ रही थी और एक अजीब सी गंध, जैसे बहुत पुरानी जगह हो जहां सालों से कोई नहीं गया हो। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ जाग रहा हो। अंकित ने घबराकर कहा, हम बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, ये तो और अंदर ले जा रहा है। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, बाहर कोई रास्ता नहीं है। सबने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। दीपक अब उनके बिल्कुल पीछे खड़ा था, लेकिन वो वहां कब आया किसी ने नहीं देखा। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली लग रही थी और उसकी आवाज भी बदल चुकी थी।
जैसे दो आवाजें एक साथ बोल रही हों। रोहित ने धीरे से कहा, दीपक, तू ठीक है ना? लेकिन दीपक बस मुस्कुराया और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज अलग थी, जैसे हर कदम के साथ जमीन हल्की सी कांप रही हो। तभी अचानक सुरंग के अंदर से किसी के दौड़ने की आवाज आई, धप धप धप, जैसे कोई बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रहा हो। चारों दोस्त घबरा गए। राहुल चिल्लाया, अंदर मत जाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अंधेरे से एक साया बाहर निकला, बहुत तेज, बहुत डरावना, और सीधे अंकित के पास आकर रुक गया। अंकित चीख पड़ा, कौन है? लेकिन उस साए का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। बस उसकी चमकती आंखें और अजीब तरीके से हिलता शरीर दिखाई दे रहा था। अगले ही पल वो साया गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। लेकिन उसी पल अंकित की धीमी अजीब हंसी गूंजने लगी। सब ने उसकी तरफ देखा। अंकित सिर झुकाए खड़ा था। फिर उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें भी अब वैसी ही हो चुकी थीं, खाली, ठंडी और डरावनी। रोहित के मुंह से निकला, नहीं, ये नहीं हो सकता। अब 5 में से 2 उनके नहीं रहे थे और बाकी 3 अभी भी उस जगह में फंसे थे, जहां हर कदम के साथ कोई ना कोई उनसे छिनता जा रहा था। अब हालत और भी खतरनाक हो चुकी थी। 5 दोस्तों में से अब सिर्फ 3, रोहित, राहुल और सुमित ही बचे थे, जो अभी भी अपने होश में थे, जबकि दीपक और अंकित अब उसी अजीब ताकत के काबू में आ चुके थे। कमरे में फैला सन्नाटा और भारी हो गया था, और सबसे डरावनी बात यह थी कि अब वो दोनों, दीपक और अंकित, धीरे धीरे एक साथ हंस रहे थे। एक ही तरह की आवाज, एक ही लय, जैसे कोई एक ही चीज उनके अंदर बोल रही हो। रोहित ने धीरे से राहुल का हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम भी। उसकी बात अधूरी रह गई, लेकिन राहुल समझ गया। वो अब तक सब कुछ ध्यान से देख रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, ये जगह, ये अस्पताल, यहाँ कुछ ऐसा है जो लोगों को अपने अंदर खींच रहा है। हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, और वो रास्ता शायद उसी सुरंग में है। सुमित डर के मारे कांप रहा था। नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे, वहां और भी कुछ होगा। तभी अचानक दीपक की आवाज आई, हाँ, वहां सब कुछ है। तीनों ने चौंक कर पीछे देखा। दीपक और अंकित अब बिल्कुल पास खड़े थे। उनकी मुस्कान और भी चौड़ी हो चुकी थी, और उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। जो अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया, अंकित ने कहा, लेकिन उसकी आवाज उसकी अपनी नहीं थी। रोहित ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम लोग हमारे दोस्त हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन जवाब में दोनों एक साथ जोर से हंस पड़े, और उसी पल कमरे की दीवारें हल्की हल्की कांपने लगी। अचानक थक थक थक, फिर वही आवाज चारों तरफ से गूंजने लगी, जैसे पूरा अस्पताल जाग चुका हो। राहुल ने बिना देर किए कहा, भागो सुरंग में, और वो तेजी से दौड़ पड़ा। रोहित और सुमित भी उसके पीछे भागे। उनके पीछे से दीपक और अंकित की हंसी और तेज होती जा रही थी, जैसे वो उनका पीछा कर रहे हों। तीनों सुरंग में घुस गए। अंदर घना अंधेरा, संकरा रास्ता, ठंडी और गीली दीवारें, और एक अजीब सी गंध, जैसे बहुत पुराने राज उस जगह में छुपे हो। पीछे से कदमों की आवाज आ रही थी, धप धप धप, कोई उनका पीछा कर रहा था। सुमित लगभग रोते हुए बोला, वो लोग आ रहे हैं, जल्दी करो। लेकिन सुरंग सीधी नहीं थी, बार बार मुड़ रही थी, जैसे वो किसी भूल भुलैया में फंस गए हो। तभी अचानक राहुल रुक गया। आगे रास्ता 2 हिस्सों में बंट रहा था, एक तरफ गहरा अंधेरा, दूसरी तरफ हल्की रोशनी। रोहित ने कहा, रोशनी वाले रास्ते चलते हैं। लेकिन राहुल ने सिर हिलाया, नहीं, ये जगह हमें धोखा दे रही है, आसान रास्ता सही नहीं होता। पीछे से कदमों की आवाज और तेज हो रही थी। अब सोचने का वक्त नहीं था। तीनों ने अंधेरे वाले रास्ते को चुना और दौड़ पड़े। जैसे जैसे वो अंदर गए, सुरंग और ठंडी होती गई,
और दीवारों पर अजीब निशान दिखने लगे, खरोंचे, घिसाव, जैसे किसी ने बार बार वहां से निकलने की कोशिश की हो। फिर दीवार पर कुछ लिखा दिखा। राहुल ने मोबाइल की रोशनी डाली और पढ़ते ही तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। यहां से निकलने का रास्ता मौत के पार है। सुमित चिल्लाया, इसका मतलब क्या है? लेकिन उसी पल पीछे से दो परछाइयां तेजी से उनकी तरफ बढ़ती दिखी। दीपक और अंकित, अब पहले से भी ज्यादा डरावने। उनकी चाल इंसानों जैसी नहीं, जैसे वो जमीन पर फिसलते हुए आ रहे हो। रोहित चिल्लाया, भागो, और तीनों पूरी ताकत से आगे दौड़ पड़े। तभी अचानक सुरंग खत्म हो गई और वो एक बड़े कमरे में पहुंच गए। पुराना ऑपरेशन थिएटर, टूटा फूटा, बीच में एक बड़ा टेबल और चारों तरफ अजीब मशीनें जो अपने आप चालू होने लगी। टिक 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 की आवाज गूंजने लगी। अचानक टेबल पर पड़ा कपड़ा अपने आप गिरा और नीचे एक पुरानी डायरी दिखाई दी जिस पर लिखा था, डॉक्टर आर्यन, अंतिम प्रयोग। राहुल ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, पूरे कमरे की लाइट एक साथ जल उठी। पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया और एक आवाज गूंजी, तुमने सही जगह ढूंढ ली है। तीनों ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और जो सामने खड़ा था वो इंसान नहीं था, लेकिन कभी वो इंसान रहा होगा। रोहित, राहुल और सुमित के चारों तरफ अब घना अंधेरा फैल चुका था, इतना गहरा कि उन्हें अपने ही हाथ दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन उस अंधेरे में भी उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि वो अकेले नहीं है। उनके चारों तरफ कोई है, बहुत सारे, जिनकी सांसों की आवाज अब धीरे धीरे सुनाई देने लगी थी। रोहित ने कांपते हुए मोबाइल की टॉर्च जलाने की कोशिश की। 2-3 बार फेल होने के बाद आखिरकार हल्की सी रोशनी जली और जैसे ही रोशनी फैली, तीनों की सांसें अटक गईं। कमरे के चारों कोनों में परछाइयां खड़ी थीं, बिल्कुल स्थिर, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं और वो सब एक साथ उन्हें घूर रही थीं। सुमित डर के मारे रो पड़ा। ये कितने हैं? लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था, क्योंकि हर बार जब रोहित टॉर्च घुमाता, परछाइयों की संख्या बढ़ती हुई लगती, जैसे वो दीवारों से निकलकर आ रही हो। तभी अचानक वही भारी आवाज फिर से गूंजी, ये सब मेरे असफल प्रयोग हैं। तीनों ने एक साथ उस दिशा में देखा। वो आकृति जो खुद को इस जगह का निर्माता बता रही थी, अब फिर से उनके सामने खड़ी थी और इस बार उसका चेहरा थोड़ा साफ दिख रहा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले निशान थे, चेहरा अजीब तरीके से खींचा हुआ और उसकी मुस्कान बहुत ही डरावनी। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, तुमने इनके साथ क्या किया? वो आकृति धीरे धीरे उनके चारों तरफ घूमने लगी, जैसे उन्हें घेर रही हो, और बोली, मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की, मौत से, दर्द से, लेकिन ये सब अधूरे रह गए। उसकी आवाज में पछतावा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा गर्व भी, जैसे वो अपने काम पर शर्मिंदा भी था और खुश भी। तभी अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। रोहित ने मुड़कर देखा। दीपक और अंकित धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन अब वो पहले से भी ज्यादा डरावने लग रहे थे। उनकी चाल बिल्कुल सीधी नहीं थी, जैसे उनके शरीर पर उनका कंट्रोल ही ना हो, और उनकी आंखें अब पूरी तरह खाली, जैसे अंदर कुछ और ही बस गया हो। रोहित ने जल्दी से कहा, हमें यहां से निकलना होगा, नहीं तो हम भी। लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि तभी राहुल को कुछ याद आया। उसने जल्दी से रोहित के हाथ से डायरी ली और उसके आखिरी पन्ने पलटने लगा। रुको, इसमें कुछ लिखा है। उसने टॉर्च की रोशनी डायरी पर डाली और पढ़ने लगा। अगर वो जाग जाए तो उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसकी शक्ति का केंद्र वही है जहां उसका पहला प्रयोग हुआ था। रोहित ने तुरंत पूछा, पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? राहुल ने जल्दी जल्दी पन्ने पलटे और एक जगह रुक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। बेसमेंट, ऑपरेशन रूम नंबर 0। सुमित घबरा कर बोला, हम तो पहले ही नीचे आ चुके हैं, इससे नीचे क्या होगा? तभी वो आकृति हंस पड़ी, एक धीमी डरावनी हंसी। तुम लोग जितना नीचे जाओगे उतना ही सच के करीब पहुंचोगे।
तभी अचानक जमीन हल्की हल्की कांपने लगी, जैसे नीचे कुछ जाग रहा हो। और उसी पल कमरे के बीच में रखा ऑपरेशन टेबल धीरे धीरे खिसकने लगा। ग्र 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 की आवाज के साथ वो साइड में हट गया और नीचे एक सीढ़ी दिखाई दी, जो और भी गहरे अंधेरे में जा रही थी। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। या तो वो वहीं रुकते और उन परछाइयों का हिस्सा बन जाते, या फिर नीचे जाते और शायद इस सब का अंत ढूंढते। रोहित ने गहरी सांस ली और कहा, हम नीचे जाएंगे। राहुल ने सिर हिलाया, लेकिन सुमित के पैर कांप रहे थे। फिर भी वो मजबूरी में उनके साथ हो लिया। जैसे ही तीनों उस सीढ़ी से नीचे उतरने लगे, पीछे से दीपक और अंकित की हंसी गूंजने लगी और वो आकृति धीरे से बोली, जाओ, सच तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सीढ़ियां बहुत लंबी थीं। हर कदम के साथ अंधेरा और गहरा होता जा रहा था और नीचे से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो, बहुत भारी, बहुत गहरी। आखिरकार वो नीचे पहुंच गए और जैसे ही उन्होंने आखिरी सीढ़ी पार की, उनके सामने जो था उसे देखकर उनके होश उड़ गए। वो एक बहुत बड़ा कमरा था, पहले से भी ज्यादा पुराना, और बीच में एक विशाल मशीन जैसी चीज खड़ी थी जो अपने आप चल रही थी। और उसके चारों तरफ जमीन पर कई पुराने निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने यहाँ कुछ बंद करने की कोशिश की हो या कुछ हमेशा के लिए जगा दिया हो। और तभी उस मशीन के अंदर से धीरे धीरे कोई हरकत हुई। उस विशाल मशीन के अंदर हल्की हल्की हरकत होते ही रोहित, राहुल और सुमित तीनों वहीं जड़ हो गए, जैसे उनके शरीर ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया हो। कमरे में एक अजीब सी गूंज थी, हम, जैसे कोई भारी चीज लगातार चल रही हो। लेकिन उस आवाज के पीछे एक और आवाज छुपी हुई थी, धीमी और गहरी, जैसे कोई बहुत समय बाद सांस ले रहा हो। रोहित ने डरते हुए कहा, ये क्या है? लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। मशीन के चारों तरफ अजीब चिन्ह बने हुए थे, गोल आकृतियां, बीच में अनजान निशान, जैसे कोई रहस्यमयी भाषा हो। राहुल धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर चीज को ध्यान से देखते हुए, और बोला, ये कोई सामान्य मशीन नहीं है, ये कुछ पकड़ कर रखने के लिए बनाई गई है। सुमित कांपते हुए बोला, मतलब इसके अंदर कुछ बंद है? राहुल ने बस हल्का सा सिर हिला दिया। तभी अचानक मशीन के अंदर से थक की आवाज आई। तीनों एकदम पीछे हट गए। फिर थक थक थक, जैसे अंदर कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। सुमित घबरा कर चिल्लाया, भाई ये बाहर आ जाएगा। लेकिन तभी रोहित की नजर पास पड़ी एक टूटी टेबल पर गई, जहां कुछ पुराने कागज और एक रिकॉर्डिंग डिवाइस पड़ा था, जिसकी लाल लाइट अब भी जल रही थी। रोहित ने उसे उठाकर प्ले किया और एक टूटी फूटी आवाज गूंजी, ये मेरा आखिरी संदेश है। अगर कोई इसे सुन रहा है तो समझ लो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तीनों चुपचाप सुनते रहे। मैंने सोचा था मैं इंसान को दर्द और अंत से बचा सकता हूं, लेकिन मैंने जो बनाया वो इंसान नहीं था, वो कुछ और था। वो सिर्फ शरीर नहीं चाहता, वो आत्मा चाहता है। सुमित के हाथ कांपने लगे। आत्मा? राहुल की नजर मशीन पर जमी थी। आवाज आगे बोली, मैंने उसे इस मशीन में कैद किया, लेकिन वो कमजोर नहीं हो रहा, वो और ताकतवर होता जा रहा है, हर उस इंसान से जो इस अस्पताल में आता है। रोहित घबरा कर बोला, मतलब दीपक और अंकित? राहुल ने तुरंत कहा, हाँ, वो उसी का हिस्सा बन गए हैं। रिकॉर्डिंग और भारी हो गई। अगर इसे रोकना है तो इस मशीन को बंद करना होगा। लेकिन सावधान, जैसे ही ये बंद होगी वो आजाद हो जाएगा। तीनों एकदम चुप हो गए। अब उनके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो मशीन को चलते रहने दें और धीरे धीरे सब कुछ खत्म होते देखें, या उसे बंद करें और उस चीज का सामना करें जो इसके अंदर कैद है। तभी अचानक मशीन जोर जोर से कांपने लगी, थड़ थड़ थड़, जैसे वो
अब खुद को रोक नहीं पा रही हो। सुमित चिल्लाया, ये खुद ही बाहर आ जाएगा। रोहित ने तुरंत कहा, हमें इसे बंद करना होगा अभी। राहुल मशीन के पास गया। उसने लीवर और टूटे हिस्सों के बीच एक बड़ा स्विच देखा जो अभी भी काम कर सकता था। उसने रोहित की तरफ देखा। जैसे ही मैं इसे बंद करूंगा, जो भी इसके अंदर है वो बाहर आ जाएगा। रोहित ने गहरी सांस लेकर कहा, हम साथ हैं। सुमित पीछे खड़ा कांप रहा था, लेकिन उसने भी हिम्मत करके कहा, जो होगा साथ में होगा। मशीन अब और जोर से कांप रही थी। आवाज अब चीख जैसी लग रही थी। आ। राहुल ने कांपते हाथों से स्विच पकड़ा। कमरे की लाइट बार बार जल बुझ रही थी और उसी पल पीछे से जानी पहचानी हंसी गूंजी। दीपक और अंकित फिर से आ चुके थे और इस बार वो अकेले नहीं थे। उनके पीछे कई परछाइयां खड़ी थी। सबकी नजर उसी मशीन पर थी और राहुल पर। राहुल ने आंखें बंद की और पूरी ताकत से स्विच नीचे दबा दिया। थक। जैसे ही मशीन बंद हुई, पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। एक पल के लिए सब कुछ थम गया और फिर मशीन के अंदर से धीरे धीरे कुछ बाहर निकलने लगा। कुछ ऐसा जिसे देखकर तीनों की सांसें रुक गई। मशीन बंद होते ही जो सन्नाटा छाया वो पहले से भी ज्यादा डरावना था, जैसे पूरी जगह एक पल के लिए थम गई हो। लेकिन ये शांति सिर्फ कुछ सेकंड की थी, क्योंकि अगले ही पल मशीन के अंदर से एक लंबी गहरी सांस लेने की आवाज गूंजी। हा आ। और उसके साथ ही कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। इतनी भारी कि रोहित, राहुल और सुमित को सांस लेना मुश्किल होने लगा। तीनों की नजर उसी मशीन पर जमी थी, जिसके अंदर से अब धीरे धीरे काला धुंध जैसा कुछ बाहर निकल रहा था। कोई ठोस रूप नहीं, लेकिन फिर भी उसका आकार बनता जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य शरीर धीरे धीरे सामने आ रहा हो। सुमित डरकर पीछे हट गया। ये क्या है? उसकी आवाज में अब सिर्फ डर नहीं, बल्कि टूटती हिम्मत भी थी। राहुल ने ध्यान से देखा और धीमी आवाज में कहा, यही है वही चीज जिसे डॉक्टर ने कैद किया था। रोहित का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, अगर ये पूरी तरह बाहर आ गया तो सब खत्म। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो काला धुंध अचानक फैल गया और पूरे कमरे में छा गया। अब अंधेरा इतना गहरा हो गया कि मोबाइल की टॉर्च भी बेकार हो चुकी थी। उन्हें सिर्फ एहसास हो रहा था कि वो चीज अब हर जगह है, उनके चारों तरफ, बहुत करीब। तभी एक फुसफुसाती आवाज गूंजी, तुमने मुझे आजाद कर दिया। और वो आवाज किसी एक जगह से नहीं, बल्कि हर तरफ से आ रही थी, जैसे वो चीज हर कोने में मौजूद हो। रोहित ने हिम्मत करके कहा, हमने तुम्हें रोकने के लिए ये किया। कुछ पल खामोशी रही, फिर एक धीमी खतरनाक हंसी सुनाई दी। रोकने के लिए? तुमने मुझे और ताकतवर बना दिया। तभी वो धुंध एक जगह इकट्ठा होने लगी और धीरे धीरे एक ऊंची अजीब आकृति बनने लगी, जिसका कोई साफ चेहरा नहीं था, लेकिन उसकी चमकती आंखें सीधे उन तीनों को घूर रही थी। पीछे खड़े दीपक, अंकित और बाकी परछाइयां अब बिल्कुल शांत हो गए थे, जैसे वो सब उसी के आज्ञा का इंतजार कर रहे हों। राहुल ने धीरे से कहा, हमें कुछ करना होगा। लेकिन तभी वो आकृति अचानक उनके बिल्कुल सामने आ गई, इतनी तेजी से कि कोई समझ ही नहीं पाया। उसने हाथ उठाया और हवा में घुमाया, और उसी पल रोहित जमीन पर गिर पड़ा, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जोर से धक्का दिया हो। सुमित चीख पड़ा, रोहित! लेकिन वो खुद भी संभल नहीं पाया, जैसे कोई उसे पीछे खींच रहा हो। अब राहुल अकेला खड़ा था, कांपते पैरों के साथ, और वो आकृति उसके सामने आकर रुक गई। तुम बाकी से अलग हो। राहुल की सांस अटक गई। क्या मतलब? आवाज आई, तुम समझते हो, इसलिए तुम सबसे पहले। जैसे ही उसने हाथ राहुल की तरफ बढ़ाया, अचानक राहुल को डायरी की बात याद आई।
वो जोर से चिल्लाया, रोहित, उसकी ताकत का केंद्र यही जगह है। रोहित दर्द में भी उठने की कोशिश करते हुए बोला, मतलब? राहुल ने पूरी ताकत से कहा, अगर हम यहाँ के चिन्ह तोड़ दें तो ये कमजोर हो जाएगा। तभी वो आकृति गुस्से से कांप उठी। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई, जैसे उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई हो। और अब साफ था कि राहुल सही था। रोहित ने पूरी ताकत लगाकर खुद को उठाया और दीवार पर बने अजीब चिन्हों की तरफ दौड़ा। सुमित भी डरते हुए उसके पीछे गया। जैसे ही रोहित ने पहला चिन्ह छुआ, एक तेज चमक हुई और वो आकृति दर्द में चीख उठी। नहीं! उसकी आवाज पूरे अस्पताल में गूंज गई। अब रोहित समझ गया, यही तरीका है। उसने पूरी ताकत से उस चिन्ह को मिटाना शुरू कर दिया और जैसे जैसे वो चिन्ह टूटता गया, वो आकृति कमजोर पड़ने लगी। उसका आकार डगमगाने लगा, आवाज टूटने लगी। लेकिन उसी पल बाकी सारी परछाइयां, दीपक, अंकित और बाकी सब एक साथ उनकी तरफ दौड़ पड़े, जैसे उन्हें रोकना चाहते हो। अब समय बहुत कम था। या तो वो उस शक्ति को खत्म कर देते या फिर सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाता। दीपक ने उसे जोर से धक्का दिया और वो दीवार से टकरा गया। अब एक तरफ वो काली ताकत थी और दूसरी तरफ उनके अपने दोस्त जो दुश्मन बन चुके थे। रोहित ने बिना रुके तीसरा चिन्ह तोड़ना शुरू किया। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके अंदर अब डर से ज्यादा गुस्सा था। हम यहां से जिंदा निकलेंगे। तब वो आकृति तेजी से उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन बीच में ही रुक गई, जैसे कोई अदृश्य दीवार उसे रोक रही हो, क्योंकि हर टूटते चिन्ह के साथ उसकी ताकत कम हो रही थी। सुमित ने चौथा चिन्ह पकड़ा। आंखों से आंसू बह रहे थे, फिर भी उसने पूरी ताकत लगा दी। जैसे ही वो चिन्ह टूटा, पूरे कमरे में एक तेज झटका सा लगा और दीपक व अंकित दोनों एक पल के लिए रुक गए, जैसे उनके अंदर कुछ लड़ रहा हो। उनकी आंखों में एक पल के लिए उनकी असली पहचान लौट आई। दीपक ने मुश्किल से कहा, रोहित, जल्दी। और फिर वो फिर से उसी हालत में चला गया। अब आखिरी चिन्ह बचा था। पूरा कमरा बेकाबू होकर कांप रहा था। छत से धूल गिर रही थी, मशीन के टूटे हिस्से हिल रहे थे और वो काली आकृति बार बार उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार जैसे कोई उसे पीछे खींच लेता। रोहित धीरे धीरे आखिरी चिन्ह के पास पहुंचा। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। उसने हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक दीपक उसके सामने आ गया। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि दर्द था, जैसे वो अंदर से लड़ रहा हो। उसने धीमी आवाज में कहा, मत करो, अगर ये टूटा तो वो सबको साथ ले जाएगा। रोहित एक पल के लिए रुक गया। उसके सामने उसका दोस्त था जिसे वो बचाना चाहता था, लेकिन पीछे वो डरावनी ताकत थी जो सब खत्म कर सकती थी। राहुल ने पीछे से चिल्लाया, रोहित, ये हमें रोकने की चाल है, मत रोक। सुमित रोते हुए बोला, कर दे भाई, नहीं तो हम सब खत्म हो जाएंगे। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। उसने आखिरी बार दीपक की तरफ देखा और फिर पूरी ताकत से आखिरी चिन्ह तोड़ दिया। जैसे ही चिन्ह टूटा, एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा कमरा सफेद रोशनी से भर गया और वो काली आकृति एक भयानक चीख के साथ टूटने लगी। उसका शरीर हवा में बिखरने लगा और उसके साथ बाकी सारी परछाइयां भी खत्म होने लगी। लेकिन उसी पल रोहित ने देखा, दीपक और अंकित धीरे धीरे जमीन पर गिर रहे थे। उनकी आंखें बंद हो रही थीं, जैसे उनकी सारी ताकत खत्म हो चुकी हो। रोहित चीख पड़ा, नहीं, लेकिन अब कुछ भी उसके हाथ में नहीं था। पूरे कमरे में एक तेज गूंज फैली और फिर सब कुछ एकदम शांत हो गया। इतना शांत कि जैसे यहां कभी कुछ हुआ ही नहीं। और लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया था या कुछ अभी भी बाकी था? तेज रोशनी के उस धमाके के बाद जब सब कुछ शांत हुआ तो कुछ पल तक रोहित को समझ ही नहीं आया कि वो जिंदा है या नहीं। उसके कानों में एक अजीब सी गूंज रह गई थी, जैसे बहुत तेज आवाज के बाद सब कुछ खाली हो गया हो। धीरे धीरे उसने आंखें खोली
चारों तरफ धूल फैली हुई थी, मशीन पूरी तरह टूट चुकी थी, दीवारों के चिन्ह गायब थे और वो डरावनी काली आकृति कहीं नहीं थी। कुछ सेकंड तक वो वहीं पड़ा रहा, फिर अचानक उसे अपने दोस्तों का ख्याल आया। दीपक, अंकित, राहुल, सुमित। उसकी आवाज घबराहट से भर गई। वो तुरंत उठकर इधर उधर देखने लगा। थोड़ी दूर राहुल बैठा था, होश में। सुमित एक कोने में बैठा रो रहा था, लेकिन जिंदा था। फिर उसकी नजर दीपक और अंकित पर गई। दोनों जमीन पर पड़े थे, बिल्कुल शांत, जैसे गहरी नींद में हो। रोहित दौड़कर उनके पास गया, कांपते हाथों से दीपक को हिलाया। उठ भाई। कुछ पल तक कोई हरकत नहीं हुई। फिर दीपक ने हल्की सी सांस ली। रोहित की आंखों में उम्मीद चमक उठी। हाँ, तो ठीक है। अंकित ने भी धीरे धीरे आंखें खोली। दोनों बेहद कमजोर थे, जैसे किसी बड़ी लड़ाई से लौटे हो। राहुल और सुमित भी पास आ गए। चारों के चेहरों पर थकान, डर और राहत एक साथ थी। कुछ पल तक सब बस एक दूसरे को देखते रहे, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो बच गए हैं। तभी राहुल ने धीरे से कहा, हमें यहां से निकलना होगा, अभी। और सबने बिना बहस के उसकी बात मान ली। वो मिलकर दीपक और अंकित को सहारा देकर ऊपर की तरफ बढ़े। सीढ़ियां अब भी वहीं थीं, लेकिन अब सब कुछ सुनसान था, जैसे उस जगह की ताकत खत्म हो चुकी हो या कहीं और छुप गई हो। बड़ी मुश्किल से वो ऊपर पहुंचे, सुरंग पार की और आखिरकार अस्पताल के मुख्य हॉल में लौट आए। अब वहां पहले जैसा डर नहीं था, ना आवाजें, ना परछाइयां, बस एक भारी खामोशी, जैसे जगह खुद थक चुकी हो। जैसे ही वो बाहर निकलने लगे, इस बार दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा का झोंका आया और वो पांचों बाहर आ गए। रात हो चुकी थी, लेकिन खुली हवा में आते ही लगा जैसे वो किसी बुरे सपने से बाहर निकल आए हो। कुछ देर तक वो वहीं बैठकर सांसें संभालते रहे। फिर दीपक ने धीमी आवाज में कहा, हम वापस नहीं आएंगे, और सबने चुपचाप हामी भर दी। उस रात के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने कभी उस अस्पताल की बात किसी से नहीं की, लेकिन रोहित सब कुछ भूल नहीं पाया। कई रातों तक उसे नींद नहीं आई। वही आवाजें, वही अंधेरा, वही चीखें बार बार लौट आती, और कभी कभी उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। एक रात जब वो अपने कमरे में अकेला बैठा था, अचानक उसकी लाइट हल्की सी टिमटिमाई। उसने इधर उधर देखा, सब सामान्य था, लेकिन तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। उसने फोन उठाया और मैसेज खोला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुमने सोचा सब खत्म हो गया। रोहित का दिल तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो अकेला नहीं है, और कहानी शायद अभी खत्म नहीं हुई थी। तो दोस्तों, ये थी भूतिया अस्पताल की कहानी। लेकिन सच बताऊं, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक एहसास है। एक ऐसा डर जो खत्म होने के बाद भी दिल के किसी कोने में जिंदा रह जाता है। आपने जो सुना वो सिर्फ रोहित और उसके दोस्तों के साथ हुआ एक हादसा नहीं था, बल्कि ये हमें ये भी सिखाता है कि हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बंद ही रहने देना बेहतर होता है। सोचिए, अगर उस दिन वो उस अस्पताल में नहीं जाते तो शायद उनकी जिंदगी पहले जैसी ही रहती, बिना डर के, बिना खौफ के। लेकिन कभी कभी हमारी क्यूरियोसिटी, हमारा एडवेंचर हमें ऐसी जगहों तक ले जाता है जहां से लौटना आसान नहीं होता। और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि हमें यह एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। इस कहानी में आपने देखा डर के बीच भी दोस्ती क्या होती है, एक दूसरे का साथ देना क्या होता है, और मुश्किल वक्त में हिम्मत न हारना कितना जरूरी होता है। अगर रोहित, राहुल और सुमित उस आखिरी पल में हार मान लेते तो शायद आज ये कहानी सुनाने के लिए कोई बचता ही नहीं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या सच में सब खत्म हो गया, या फिर कुछ चीजें ऐसी होती है जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। शायद वो अस्पताल आज भी वही खड़ा है, शायद उसकी दीवारें अभी
उस रात की कहानी अपने अंदर छुपाए बैठी है। और शायद कोई ऐसा इंसान जो सच से अनजान हो, एक दिन फिर वहां चला जाए और फिर वही सब कुछ दोबारा शुरू हो जाए। इसलिए दोस्तों, अगर कभी आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा पल आए जहां आपको लगे कि कुछ ठीक नहीं है, तो अपनी अंदर की आवाज़ ज़रूर सुनना, क्योंकि कभी कभी डर हमें बचाने के लिए ही आता है। और हाँ, अगर आप रात में ये कहानी सुन रहे हैं, तो एक बार अपने आसपास ज़रूर देख लेना, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आपको भी चुपचाप देख रहा हो। लेकिन डर के साथ साथ एक बात याद रखना, हर अंधेरे के बाद उजाला ज़रूर आता है। हर मुश्किल का एक अंत होता है, और हिम्मत रखने वाले लोग हमेशा किसी ना किसी तरह बाहर निकल ही जाते हैं। तो डरिए मत, बस समझदारी से काम लीजिए। और अगर आपको ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी और दिलचस्प कहानियां सुनना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप अगली कहानी मिस ना करें। क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए डर के साथ, और शायद एक नए राज के साथ।